नेक्स्ट टॉपिक इसमें प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अब पिछले टॉपिक्स में हम लोग ने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? ई अपॉन एम इंटू टॉप, ये रिलेशन लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। माइनस साइन था, वेक्टर साइंस थे, बट वी आर ओमिटिंग वेक्टर साइंस। इसमें ई को अभी हम लोग v डिवाइडेड बाय l लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ, और vt की वैल्यू vt की ये वैल्यू आई, और फिर vt की वैल्यू एक और रिलेशनशिप थी, vt इज इक्वल टू I अपॉन NEA। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर अभी हम लोग इक्वेट करें तो E V अपॉन M L इंटू टॉप, दिस इज इक्वल टू I अपॉन NEA, और इसमें V और I का जो रेशियो है ये क्या आ जाएगा? V अपॉन I, एम एल इधर चला गया अपॉन NE स्क्वायर A एंड टॉप, यह अब V अपॉन I ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच V अपॉन I इज डिपेंडिंग? V अपॉन I किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या ये m के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कई लोग बोल सकते हैं मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फैक्टर्स तब बोलते हैं जब हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी चेंज। E द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो V और I का जो रेशियो है, दिस इज डिपेंडिंग ऑन L, N, A एंड टॉप। These are the factors on which V upon I का रेशियो डिपेंड कर रहा है। तो रेशियो V upon I डिपेंड्स ऑन L, N, A एंड टॉप। अब फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर अगर आप चेंज नहीं करें, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करें, मतलब सपोज आपने कोई एक स्पेसिफिक कंडक्टर ले लिया, कोई भी एक मटेरियल ले लिया, जैसे सपोज ये आप इसकी बात कर रहे हैं, इस मटेरियल में हम लोग अगर इस वायर, सपोज दिस इज अ रॉड, मेटालिक रॉड है या किसी भी मटेरियल की, इसमें अगर हम लोग अलग अलग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, V और I दोनों अलग अलग आएंगे, लेकिन क्या चीज सेम रहेगी? इफ वी आर फिक्सिंग अ कंडक्टर इज फिक्स्ड, और फॉर अ स्पेसिफिक कंडक्टर, ये अगर आपने फिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ कांस्टेंट हो गई, एरिया भी कांस्टेंट हो गया, n ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी फिक्स हो गया, और अगर ये भी फिक्स हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि V अपॉन I अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दिस डिपेंड्स ऑन ओनली टॉप, और टॉप किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। So if the temperature is constant, तो V upon I this will be constant। V टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिए तो टॉप भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो V upon I अगर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अभी हम लोगों ने क्या R को। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द ओम्स लॉ। लेकिन ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। V upon I
जो है वो ml/n e² a tau आया। इसमें किस किस फैक्टर्स के ऊपर v और I का रेशियो डिपेंड कर रहा है? v और I का रेशियो इज डिपेंडिंग ऑन l, n, a एंड tau। l, n और a कैसे कांस्टेंट कर दिया? फॉर अ गिवन वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल, कोई आपने एक वायर फिक्स कर लिया तो l, n और a ये कांस्टेंट हो जाएंगे। फॉर अ स्पेसिफिक कंडक्टर l, a एंड n ये कांस्टेंट हो गए। तो v/I सिर्फ अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टॉ के ऊपर। और टॉ भी हमने ऊपर कैसे कांस्टेंट किया? टेम्परेचर। सो v/I इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू r। अब इसी रिलेशनशिप से अभी हम लोगों को अगली डेफिनेशन बनती है या अगला कॉन्सेप्ट है कि r जो है किसके बराबर था? ml/n e² a एंड tau। अब रेजिस्टेंस में अगर आप देखें व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट। रेजिस्टेंस के इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट टॉपिक, factors affecting resistance. R is proportional to L, पहला। Larger the length, larger will be the resistance। मतलब अब हम लोगों ने इस टॉपिक से बाहर आके अब हम लोगों ने बोला कि अब आप अलग अलग कंडक्टर्स ले सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के ले सकते हैं, अलग अलग लेंथ, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसमें m के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि m इज व्हाट? द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस कैन नॉट बी चेंज। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकते, e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकते। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। फिर सेकंड क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम आएगा। लार्जर द एरिया स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस। फिर तीसरा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दिस इज डिपेंडिंग ऑन मटेरियल। मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है बताओ? व्हाट इज द फैक्टर which indicates that resistance depends on material? n। तो मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? n। कंडक्टर के लिए क्या बोलेंगे? फॉर अ कंडक्टर के लिए या मेटल्स के लिए, कंडक्टर या मेटल्स के लिए n इज लार्ज, और n अगर ज्यादा रहेगा तो r विल बी स्मॉल। फिर चौथा फैक्टर इसमें क्या आ जाएगा? फोर्थ फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर, कल अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पर व्हाट हैपेंस टू द रिलैक्सेशन टाइम? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी जो है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। थर्मल एक्साइटेशन जो है या थर्मल मोशन जो है वो इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स या कंडक्टर्स में, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या? इंक्रीज होगा।
सेमीकंडक्टर्स में या कुछ और मटेरियल्स में, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कुछ मटेरियल्स में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बट स्पेसिफिकली वी आर नॉट डिस्कसिंग सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स अभी हम लोग अलग से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके। So these are the factors on which the resistance is depending. अब इसके बाद नेक्स्ट है resistivity. इसमें फैक्टर्स से ही अभी हम लोग चले। रेजिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला ml अपॉन n e स्क्वायर a टॉ ऐसा कुछ है। रेजिस्टेंस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को अगर कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन AI एंड इंट्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट rho L upon A, and this is termed as resistivity. इसको अभी हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स अगर बतानी है तो ये ओम्स है। दिस इज मेजर्ड इन ओम्स, दिस इन मीटर्स, दिस इन मीटर स्क्वायर। ये मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा और ये इधर ट्रांसफर होगा। तो यूनिट्स इसकी ओम्स इनटू मीटर्स या ओम्स इनटू सेंटीमीटर्स, ऐसा कुछ यूनिट्स आएंगे। कहाँ ओह अच्छा ओम्स, ओम्स मीटर, ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद रेजिस्टिविटी की का रिलेशन अगर हम लोग इन दोनों को अगर कंपेयर करें, L अपॉन A के साथ जो टर्म है, द टर्म विद L अपॉन A इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस L अपॉन A, L अपॉन A के का जो कोफिशिएंट है वो m n e स्क्वायर टॉ। यहां पर L अपॉन A का जो कोफिशिएंट है या L अपॉन A के साथ जो नंबर है वो रेजिस्टिविटी। सो कंपेयरिंग द टू वी से दैट रो विल बी इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टॉ। अब इस एक्सप्रेशन को देखकर रेजिस्टिविटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्या m के ऊपर डिपेंड कर रही है या e के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, n के ऊपर। n क्या है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो हम लोग फिर से कहते हैं कि रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन the material. ये material property है, this is a material property and this also depends on temperature के ऊपर भी डिपेंड करती है।
इसका मतलब क्या है? If we take different wires, take different wires of different length, different area of cross section, made of same material, तो क्या होगा? All the wires will have the same value of resistivity. Resistivity की वैल्यू सभी की सेम होगी. कंफ्यूजन अगर क्रिएट करना है तो अभी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रो की वैल्यू कितनी है? कहने लगे RA/L. अब इसमें असर्शन रीजनिंग में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई लेंथ को अगर डबल कर दिया, हाउ विल दिस इफेक्ट द रेजिस्टिविटी? लेंथ को अगर डबल किया किसी वायर की, ये रिलेशन दिखा दिया आपको. द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय दिस रिलेशन. लेंथ को अगर डबल कर दिया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? एक ऑप्शन ये भी हो जाएगा, दिस बिकम्स हाफ. असर्शन रीजनिंग पर भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है. तो लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टिविटी इफेक्ट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इट इज व्हाट द मटेरियल प्रॉपर्टी. बट हाउ विल यू जस्टिफाई यूजिंग दिस रिलेशन? रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. लेंथ अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम. नेक्स्ट इसके बाद next topic, temperature dependence. रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, ये अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली ये बिल्कुल क्लियरली बोला है, टेम्परेचर के ऊपर कैसा डिपेंड करता है. टेम्परेचर डिपेंडेंस कहाँ है? रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप. रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय m/n(e²) tau. टेम्परेचर डिपेंडेंस ये है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ये अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है. अब ये तो जनरलाइज अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. ये जनरलाइज रिलेशन है. अब मैथमेटिकली अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो मैथमेटिकली अभी हम इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये लिख लीजिए 1 + अल्फा इंटू this T is any temperature जिसको अभी हम लोग फाइनल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं.
T0 is the initial temperature. The reference temperature. T इसमें the final temperature. And alpha the temperature coefficient of resistivity. अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला देकर बताओ क्या होगा। अल्फा का बता सकते हैं? अभी हम इसको 11th क्लास के टॉपिक्स डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड बताएं क्या होगा। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड, एक जैसे डायमेंशंस वाली चीजें ऐड कर सकते हैं। वन में आपने ये सब कुछ ऐड किया, वन का डायमेंशनल फॉर्मूला, वन तो कांस्टेंट है, सो दिस इज डायमेंशनलेस। कुल मिलाकर ये भी कैसा आएगा, डायमेंशनलेस आएगा। मतलब अल्फा इनटू टी माइनस टी जीरो विल बी m0 L0 and T0। मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आई, तो अल्फा विल बी हैविंग व्हाट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1 अपॉन टेम्परेचर। और इसकी यूनिट्स इसकी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन हम लोग बताते हैं। अब इसके बेसिस पर, इस रिलेशनशिप के बेसिस पर अभी हम लोग कहते हैं कि अगर आप रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर लेंगे, दैट विल बी अ लीनियर रिलेशनशिप, बट दिस इज ट्रू फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर रेंज के लिए ये चीज ट्रू होती है कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो लीनियर आ जाए। और ये स्पेसिफिकली अभी हम लोगों ने लिख दिया है, ये जो रिलेशनशिप है किसके लिए है, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए। अब इसमें दो तीन ग्राफ आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एट वेरी लो टेम्परेचर्स ये लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, इवन फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए इस रिलेशनशिप के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी वर्सेस द टेम्परेचर ग्राफ विल बी अ लीनियर ग्राफ। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें बता दी हैं क्या, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस रिलेशनशिप को देखकर कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पावर भी 1 है, तो लीनियर रिलेशनशिप। बट दिस इज ट्रू फॉर अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर रेंज। बहुत लो टेम्परेचर्स पर ये चीज या ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसमें जो ग्राफ दिया है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, फॉर कॉपर दिया है। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है और इनके लिए जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, ऐसा कुछ है फॉर वेरी लो टेम्परेचर्स।
और ये 0 केल्विन से अप्रोक्सीमेटली 150 केल्विन के बीच का ग्राफ है। इसके बाद नेक्स्ट, अब लैब में अभी हम लोगों को कुछ ऐसे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है जिनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो वेट टेम्परेचर। तो एक मटेरियल ऐसा है नाइक्रोम। नाइक्रोम इज अ अलॉय। नाइक्रोम एक अलॉय है जो निकल, आयरन और क्रोमियम को मिलाकर बना है एंड द रेजिस्टिविटी कैन बी कंसिडर्ड independent of temperature। और ऐसा ही अभी हम बोलते हैं दो मटेरियल्स और हैं, कॉन्सिडर एंड मैग्नेटिक। और इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर रेंजेस जो है दीज आर अप टू 800 केल्विन। 800 केल्विन तक अभी हम लोगों को ये ग्राफ दिया है 0 केल्विन से 800 केल्विन तक। अब इसमें चेंजेस आप देखो, ये 1.1 से अप्रोक्सीमेटली 1.2 तक चेंज हो रहा है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.1 से 1.2 तक चेंज हो रही है। कितने टेम्परेचर चेंजेस के लिए? 0 से लेकर 800 केल्विन तक। नेक्स्ट इसके बाद एक और ग्राफ दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर्स के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ व्हाट इज हैपनिंग टू द रेजिस्टिविटी? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती जाए। तो ये सिंस वी हैव स्टडीड सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स में अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। रीजन ये है। ये अब हम लोग इस समय इसलिए बता सकते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर्स अभी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो ये तीन ग्राफ्स हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पर बेस्ड। ये तीनों ग्राफ्स में ये वाला ग्राफ किस चीज के लिए है? किसके लिए है? कॉपर एट वेरी लो टेम्परेचर्स। बहुत लो टेम्परेचर्स पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ है
वो लीनियर नहीं है। ये बहुत लो टेम्परेचर कैसे हैं, 0 केल्विन से 150 केल्विन के बीच का ये ग्राफ है। 150 केल्विन मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे आएगा, डिग्री सेल्सियस में क्या चीज माइनस करनी है, -270। अब यहां पर दूसरा जो ग्राफ है, अभी हम लोगों ने बोला कुछ ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। चेंज अगर है तो बहुत माइनर चेंज है। अगर 0 पर, अब ये लोगों ने बोला 1.1 माइक्रो ओम सेंटीमीटर रहता है इसका रेजिस्टिविटी, तो ये 1.1 पर, सॉरी 0 पर ये 1.1 है, और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो नियरली कांस्टेंट है। तो 800 पर ये कितनी अगर चेंज हुई भी तो 1.1 से 1.2, 800 केल्विन तक में टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टिविटी एप्रिशिएबल चेंज नहीं आया, बहुत माइनर चेंज आया। तीसरा ग्राफ है किसका, सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स में क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। इसमें ऐसा कह सकते हैं, N increases for insulators with rise in temperature. ठीक, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहला है द करंट लॉ। करंट लॉ एट एनी जंक्शन, किसी भी सर्किट को सॉल्व करते समय किसी भी जंक्शन पर या किसी नोड पर, ये वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, एनसीईआरटी डज नॉट यूज दिस टर्म, किसी जंक्शन पर algebraic sum of the currents is 0. algebraic sum of the currents कितना, 0 है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी एक सर्किट में, सपोज ऐसा कुछ अगर सर्किट दिया है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सपोज सेल लगे हुए हैं, ये जंक्शन कहलाएगा, दीज आर द जंक्शन। अब इस जंक्शन पर कहीं पर करंट आ रहा है, कहीं से निकल रहा है, तो अगर ऐसा कुछ जंक्शन अगर दिया हुआ है और कहीं कहीं पर करंट्स अगर निकल रहे हैं, सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4। यहां पर करंट अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, यहां से ये बाहर निकल रहा है, यहां पर ये बाहर निकल रहा है। यहां पर 4 सर्किट एलिमेंट्स या 4 ब्रांचेस इस जंक्शन पर मिल गई हैं, तो एल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट्स विल बी इक्वल टू 0। और इसमें साइन कन्वेंशन अब हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एंटरिंग द जंक्शन
is taken as positive and the current leaving the junction is taken as negative. करंट अगर बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, अंदर अगर आ रहा है तो पॉजिटिव. And this is based on conservation of charge. इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, I1 के बारे में क्या बोल सकते हैं? प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस I1 entering the junction. Entering the junction will be taken as positive. I2 के बारे में माइनस. I3 leaving the junction. I4 और इसके बेसिस पर क्या बोल सकते हैं? I1 plus I4 will be equal to I2 plus I3. और कह भी सकते हैं, देखो ये I1 और I4 मिलकर कौन सा? I2 plus I3. ये दो एंटर कर रहे हैं और ये दो बाहर निकल रहे हैं, तो I1 plus I4 will be equal to I2 plus I3. ये फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ, this is based on conservation of energy. अब this will be applicable for a loop. लूप के लिए डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं पर भी. अब इसमें क्या बोलेंगे? The algebraic sum of the potential differences traversed ट्रैवल्स अक्रॉस अ क्लोज लूप इज जीरो. किसी क्लोज लूप में एल्जेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी, मतलब किसी भी सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स अगर दिए हुए हैं, सपोज दिस इज टेकन एज एन एग्जांपल. तो पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर आपको लिखने हैं तो यू विल ट्रैवर्स अ क्लोज लूप. कोई भी एक क्लोज लूप ट्रैवर्स करेंगे, जैसे ए से स्टार्ट करके, अभी हमें अगर इफ यू हैव टू अकाउंट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंसेस तो ए से स्टार्ट करके ए पर वापस आना. यू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड यू राइट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंसेस ट्रैवर्सिंग द एंटायर लूप एंड वंस अगेन रीच एट द पॉइंट ए. ए से स्टार्ट करके वापस ए पर पहुंचना है. रास्ते में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी में पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते जाएंगे. अब इसमें दो चीजों की अभी हम लोग बात करेंगे. एक तो ट्रैवर्स का डायरेक्शन, फिर करंट का डायरेक्शन. तो करंट का डायरेक्शन अभी हम लोग मार्क कर देते हैं, हम ही लोग मार्क करते हैं. फिर ईएमएफ का डायरेक्शन,
ईएमएफ का डायरेक्शन हम ये लोग कैसे मार्क करते हैं? ईएमएफ का डायरेक्शन मार्क करने का तरीका नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, एंड वी पुट अ एम्प्टी सर्कल एट द एंड। यहां पर एक एम्प्टी सर्कल लगा दी। ये इसलिए क्योंकि इसको अभी हम लोग करंट के डायरेक्शन से अलग दिखाना है। करंट के डायरेक्शन में भी आप लोग सिंपल एक एरो लगा देते हैं भाई कि ये करंट है। फिर इधर भी अभी हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे, वी पुट अ एम्प्टी सर्कल। सपोज यहां पर करंट अभी हम लोग ने ऐसा कुछ मार्क कर दिया, करंट इधर से स्प्लिट होकर दो पार्ट्स में गया। ये सारी चीजें भी लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। विल सिंपली राइट डाउन द रूल्स। तो इसमें पहला रूल क्या है? पहला रूल साइन कन्वेंशन। If R is traversed first rule, if a resistance is traversed in the direction of current, then the potential difference is minus IR। रेजिस्टेंस को आप ट्रैवर्स कर रहे हो, किसके डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हो? करंट की ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस IR। सेकंड, if resistance is traversed opposite to the direction of current, then the potential difference is plus IR। ये प्रॉब्लम्स में आगे प्रॉब्लम्स में हम लोग अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तीसरा, याद है ईएमएफ के बारे में क्या है? If EMF is traversed in the direction of EMF, ये याद रखें, यहां पर करंट का कोई काम नहीं है, then potential difference is plus E। आवाज इसमें ईएमएफ में किसका? ईएमएफ का ही डायरेक्शन देखना, करंट का डायरेक्शन नहीं देखना। किधर? इफ ईएमएफ इज ट्रैवर्स्ड opposite to the direction of EMF, then potential difference is minus। डॉक्टर भाई, अब ये जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया है, इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग यहां पर ये बना दे रहे हैं। ट्रैवर्स का डायरेक्शन, सपोज ट्रैवर्स का डायरेक्शन ऐसा है, रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, मतलब ट्रैवर्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर ये ट्रैवर्स लिखा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना? माइनस IR आता है। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ट्रैवर्स का डायरेक्शन ऐसे ही बना हुआ है, ये नहीं चेंज करेंगे। ट्रैवर्स का डायरेक्शन ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? प्लस IR।
सेल या ईएमएफ का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ट्रेवर्स का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, प्लस ई। ट्रेवर्स का डायरेक्शन और ईएमएफ का डायरेक्शन ऑपोजिट है, कितना? माइनस ई। इसको पॉज कर सकते हैं। समूह से लेने जाना है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहला इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। Suppose you are having two cells. This is the first cell of EMF E1 and internal resistance R1. And this is the second cell of EMF E2 and internal resistance R2. We are marking these points as A, B and C. Up A and B, these can be considered as the terminals of the two cells. The two terminals of the first cell. B and C can be considered as the two terminals of the second cell. Suppose the direction of current is this. Natural tendency करंट के फ्लो करने की कैसी रहेगी? इसमें करंट ऑलवेज लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल। नेचुरली करंट कैसा लीव करता है? अनलेस एंड अनटिल इट इज बीइंग चार्ज्ड बाय स्ट्रॉन्गर बैटरी। अगर सेल्स दिए हैं ऑपोजिट पोलैरिटी के दिए हैं तो किसी में ऐसा हो सकता है दैट करंट इज एंटरिंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम लोगों ने इसमें बोला ऐसा कुछ अभी यहां पर तो नहीं दिया, current is leaving the positive terminal. So this is I. अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोगों को अगर लिखना है, सपोज वी आर ट्राइंग टू राइट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट तक पहुंचे। रास्ते में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते जाएं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस टॉपिक, इन दोनों सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल अभी हम लोगों को बनाना है। मतलब अभी हम लोगों ने बोला ए और सी पॉइंट्स के बीच में ये दो सेल लगे हैं। अब हम लोग ए और सी पॉइंट के बीच में एक सिंगल सेल लगाएंगे। उसका ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, सच दैट इट गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ करंट। करंट सेम आना चाहिए। करंट कितना है? आई। Suppose we are trying to write down the potential difference for the first cell, terminal potential difference. तो क्या करेंगे? आप A पॉइंट से स्टार्ट करें, VA। करंट का डायरेक्शन तो मार्क दें, हम लोग EMF का डायरेक्शन और मार्क करें। EMF का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये मार्क कर दिए। वो अभी हमने रब नहीं किया। वी आर ट्रैवलिंग
वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, ट्रैवल का जो डायरेक्शन है राइट की तरफ है। अब ट्रैवल का डायरेक्शन और ईएमएफ का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ट्रैवल का डायरेक्शन और ईएमएफ का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो क्या लिखेंगे, कौन सा वाला पॉइंट अप्लाई होगा, फोर्थ वाला। तो कितना आ जाएगा, ट्रैवल का डायरेक्शन और ईएमएफ का डायरेक्शन तो सेम, ये सेम है। तो ये कितना आ जाएगा -E1। फिर इधर पर क्या आ जाएगा, इसमें ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट, ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी +IR1 ऐसा कुछ नहीं। कहां पर पहुंच गए, कहने लगे बी पॉइंट पर। सो दिस इज VA minus VB, VA minus VB will be equal to E1 minus IR1, ऐसा कुछ है। इसको अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। सेकेंड इक्वेशन फॉर द सेकेंड सेल, कहां से स्टार्ट करें, वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट बी। कितना आ जाएगा बोलो, VB, बी पॉइंट से स्टार्ट किया, ट्रैवर्स का डायरेक्शन, वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द पॉइंट सी, ट्रैवल का डायरेक्शन राइट की तरफ है, सेल का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, सेल का डायरेक्शन लेफ्ट, ट्रैवल का डायरेक्शन राइट की तरफ। तो क्या आ जाएगा -E2। फिर रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के लिए ये दोनों पॉइंट्स हैं, ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो +IR2 फिजिकल टू क्या, VC। तो VB minus VC will be equal to E2 minus IR2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड करें, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, क्या कैंसिल होगा बताओ, VB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, VA minus VC, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, E1 plus E2, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -I into R1 plus R2, ऐसा कुछ है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब इक्विवेलेंट सेल कैसा रहेगा, it will be a cell which when connected between the 2 points A and C will result in the same current, उतना ही करंट आना चाहिए। तो ये अभी हम लोग ने ऐसा कुछ मार्क कर दिया, क्या आ जाएगा, VA minus E plus IR is equal to VC, तो VA minus VC, ये फोर्थ इक्वेशन। थर्ड एंड फोर्थ को अगर कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, E minus IR will be equal to क्या मिलेगा, E will be equal to, देखो कंपेयर करो सिमिलर टाइप ऑफ टर्म्स, E will be equal to E1 plus E2, और I के साथ जो टर्म है वो R है, I के साथ यहां पर टर्म क्या है, R1 plus R2। तो इक्विवेलेंट सेल कैसे मिलेगा, बाय कंबाइनिंग द EMF which will be equal to what, E1 plus E2। अब इसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो हम लोग ने सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको कंबाइन कर लिया कि अगर दो सेल्स दिए हुए हैं सीरीज में कंबाइन करना है
उसको एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो तरीका क्या रहेगा, दोनों सेल्स का आप ईएमएफ ऐड कर लीजिए और दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार इसमें क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, दो सेल्स दिए हैं, करंट लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल of E1 and entering into the positive terminal of E2। कहने लगे दो सेल्स दिए हैं, दो सेल्स, और दो सेल्स कैसे कनेक्टेड हैं, कनेक्शंस इन्होंने बताया, करंट लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 and entering into the positive terminal of E2। ठीक है, अब हम इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आई एम पुटिंग दिस एज बी, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये बी पार्ट है। करंट एंटरिंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2, ये देखो, करंट इज एंटरिंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2। करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है और E2 के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। इसको सिंपल तरीके से connected with what the opposite polarity or sending current in opposite direction or sending currents in opposite direction। हमने इसी में चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसे ही है, तो दिस रिमेन्स द सेम। अब इसमें देखो, अच्छे से देखो, सेकंड सेल को देखो, क्या लिखेंगे, इसको रब कर देना है। VB से स्टार्ट किया, B पॉइंट से, ट्रैवर्स का डायरेक्शन और EMF का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस E, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस IR2 इज इक्वल टू क्या, VC आ जाएगा। तो VB माइनस VC कितना आ जाएगा, माइनस E2 माइनस IR2। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो जरा, इसमें VB फिर से कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VC आएगा, इधर क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, ये चेंज आएगा, और माइनस I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2, ये तो सेम है, और इधर भी सब कुछ सेम है। इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे, इसको थर्ड एंड फोर्थ को जब आप इक्वेट करोगे तो सिर्फ यहां पर ऐसा कुछ आ रहा है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी E is equal to E1 minus E2। Is this clear? Clear? डॉक्टर प्लीज को कर लिए। अब इसमें इसका बी पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।
सेल्स का कनेक्शन ऐसा कुछ है। These are still the same points A and C, और ये करंट I सेट कर रहा है। इक्विवेलेंट सेल कौन सा होगा? जो सेम अमाउंट ऑफ करंट सेंड करे। सपोज अभी हम लोग इसको बना ले रहे हैं, ए और सी पॉइंट्स के बीच में अगर आप एक सेल लगाना चाहते हैं, वो उतना ही करंट अगर दे रहा है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? इफ दिस इज गिविंग द सेम अमाउंट ऑफ करंट, देन वी से दैट दिस विल बी द इक्विवेलेंट सेल। अगर आई करंट दे रहा है, ईएमएफ का डायरेक्शन मार्क करो। ईएमएफ का डायरेक्शन ये आ जाए। जस्ट टू नेम दीज, मतलब जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हम पहले ये वाली ब्रांच लेंगे फिर ये वाली ब्रांच लेंगे, इसलिए अभी हम लोगों ने एक्स और वाई ले दिया। Now we are applying the Kirchhoff's rule for A, X and C। इधर पर ये करंट I जो है दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। इसमें I1 चला गया, इस वाले पार्ट में I2 चला गया। I1 और I2 दोनों मिलकर यहां पर फिर से I करंट ले लेंगे। दिस इज क्लियर। अब A, X, C, इसमें किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करें। क्या आएगा? A से स्टार्ट किया, VA, क्या आएगा? VA ट्रैवर्स का जो डायरेक्शन है और सेल का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ट्रैवर्स का डायरेक्शन और सेल का डायरेक्शन ऑपोजिट। VA माइनस E1 विल बी इक्वल टू, सॉरी, VA माइनस E1, और इधर पर कितना आ जाएगा? यहां पर ट्रैवर्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। करंट देखो ऐसा आ रहा है, ट्रैवर्स का डायरेक्शन ऐसा है, प्लस IR1 इज इक्वल टू, कहां पर पहुंच गए? C पर। तो VA माइनस VC I1 है। चलो पहले बोलना था, I1 आ रहा। अब इस VA माइनस VC को हम लोग V लिख दे रहे हैं। कितना आ जाएगा? I1 R1 I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। अब AYC में अप्लाई करें। AYC में क्या है? VA माइनस E2, क्योंकि ट्रैवर्स का डायरेक्शन और EMF का डायरेक्शन ऑपोजिट है। EMF का डायरेक्शन और ट्रैवर्स का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो माइनस। फिर ट्रैवर्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट अगर है तो प्लस आएगा, तो प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या? VC आ जाएगा। फिर से VA माइनस VC मिला, ये कितना आ जाएगा? E2 माइनस I2 R2, और VA माइनस VC को, ये देखो VA माइनस VC को हम लोगों ने V लिखा था,
तो V will be equal to इसको इधर ट्रांसफर करें, I2R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V। इससे I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2। अब इक्विवेलेंट सेल किसको बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल किसको बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेल विल बी अ सेल which gives the same current between the 2 points A and C। ये A और C पॉइंट्स ये हैं। और इसमें करंट कितना दे रहा है? कहेंगे I करंट ही दे रहा है। ये EMF का डायरेक्शन। अब इसमें अप्लाई करो, क्या आएगा? VA माइनस E प्लस IR विल बी इक्वल टू VC आएगा। इससे क्या मिलेगा? VA माइनस VC इज इक्वल टू E माइनस IR। और VA माइनस VC को हर जगह अभी हम लोगों ने VA माइनस VC की जगह V लिखा, तो दिस विल बी V E माइनस IR। इससे IR की वैल्यू E माइनस V मिलेगा, या I की वैल्यू E माइनस V अपॉन R, ऐसा बचेगा। इसको अभी लोग फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड, इसको थर्ड को दे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ऐसा लिख सकते हैं। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू कितनी है? E माइनस B अपॉन R। I1 कितना है? E2 माइनस V अपॉन R2 ऐसा लिखा। और इसको कैसे लिख लोगे? E अपॉन R माइनस V अपॉन R स्प्लिट कर दिया, इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 ऐसा लिखा। इसको E अपॉन R माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 तो ये आया, प्लस E2 अपॉन R2 ये आया, माइनस V कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब टर्म्स को कंपेयर कर लो। यहां पर ये E अपॉन R है, और ये कितना है? E1 अपॉन R1 प्लस ये फाइनल रिलेशन E निकालने का तरीका। V के साथ क्या है? देखो ध्यान से, V के साथ क्या है? 1 अपॉन R। तो V के साथ यहां पर, V के साथ यहां पर 1 अपॉन R, V के साथ यहां पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसा कुछ। So this is how we combine cells in
पैरेलल। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। आई एम नॉट रबिंग दिस पार्ट क्योंकि ये अभी हम लोग यूज कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ये सामने लिखा रहेगा साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस को भी आप कंबाइन करते हैं इनटू द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। आपने 4 रेजिस्टेंसेस कंबाइन किए हैं क्वाड्रिलैटरल के शेप में। यूज क्या है? यूज इसका है टू फाइंड आउट एनी अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सम नोन वैल्यूज। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आएगा। और अक्रॉस वन ऑफ द डायगोनल्स, इसके एक डायगोनल में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस वी कनेक्ट अ सेल। तो जो सारी बातें अभी हमने बोली हैं वो आपको लिखनी पड़ेगी इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन कैसा? इट इज the 4 resistances are connected into the shape of a quadrilateral. One of these will be a unknown resistance. Use क्या है? To find out the unknown resistance in terms of the known resistance. ये unknown resistance है suppose. Across one of the diagonals we are connecting a galvanometer. एक galvanometer लगा दिया एक डायगोनल पे, और दूसरे डायगोनल पर अभी हम लोग ने क्या एक सेल लगा दिया। और galvanometer क्या है? कहने लगे एक ऐसा डिवाइस which gives a deflection when a current is passed through। तो ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Suppose this cell sends out a current I, यहां पर ये करंट I आ गया। This current splits into 2 parts। करंट यहां पर स्प्लिट होगा 2 पार्ट्स में। I1, this is I2। I2 करंट जो है, अच्छे देखना, I2 करंट एट दिस पॉइंट स्प्लिट्स वंस अगेन इनटू 2 पार्ट्स। I2 करंट, इसमें IG करंट चला गया। I2 में से IG अगर इधर चला गया तो इसमें कितना आ जाएगा? I2 माइनस IG, और ये I1 और IG मिलकर I1 प्लस IG आएगा।
और ये देखो ये दोनों कंबाइन होंगे, ये दोनों करंट्स अगर कंबाइन होंगे तो कितना आ जाएगा, I1 प्लस IG प्लस I2 प्लस I2 माइनस IG, तो I1 प्लस I2 मतलब ये I करंट आ जाएगा फिर से। और इसमें the standard resistances or the known resistances are so adjusted, अभी हम लोग कहते हैं कि आप इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को ऐसा एडजस्ट करते हैं so that there is no current in BD branch or there is no deflection in the galvanometer. हम लोग करंट्स को ऐसा एडजस्ट करते हैं so that there is no deflection in the galvanometer. अब if we try to write down the Kirchhoff's second law in ABD, अच्छा इसमें नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर कैसे पता चलेगा, मतलब नो डिफ्लेक्शन और नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी इंडिकेटेड बाय जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये कंडीशन जो है दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज। बैलेंस्ड कंडीशन व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब देयर इज जीरो करंट। अब इसमें अगर आप लिखने की कोशिश करें, देखना एबीडी में ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो कितना आ जाएगा माइनस I2R2। इसमें कैसा लिखोगे, करंट का डायरेक्शन और ट्रैवल का डायरेक्शन। हम लोग ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, ABDA, तो ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक ही है, तो माइनस IG इंटू RG। अब ऐसा कुछ ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट, ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो प्लस I1R1 इज इक्वल टू 0। और हम लोगों को ये मालूम है कि IG की वैल्यू 0 है, किसके लिए, बैलेंस कंडीशन के लिए। तो IG इज इक्वल टू 0 कर लें तो माइनस I2R2 प्लस I1R1 इज इक्वल टू 0, या I1R1 इज इक्वल टू I2R2, या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, ऐसा कुछ आएगा। अब ऐसे ही कुछ कंडीशन अभी हम लोग लगा सकते हैं कहां पर, BCD इसमें बताओ क्या आएगा, BCD बताओ जल्दी बोलो, माइनस I2 माइनस IG इंटू R4, फिर ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसके, प्लस I1 प्लस IG इंटू R3, और फिर उसके बाद ट्रैवल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लस IG इंटू RG इज इक्वल टू 0। और फिर से अभी हम लोगों को मालूम है बैलेंस कंडीशन के लिए,
IG की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -I2 into R4 IG की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो -I2 R4 बचेगा, यहां पर I1 R3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो I1 R3 will be equal to I2 R4 और R3 upon R4 will be equal to I2 upon I1, ऐसा है। ठीक, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो क्या मिलेगा? R1 upon R2 will be equal to R3 upon R4। ठीक है, इससे अननोन रेजिस्टेंस अभी आप निकाल सकते हैं। R4 R3 इंटू R। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कहीं पर भी अगर कैलकुलेट करना है तो अभी हम लोगों को वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट? V इंटू क्यू। क्यू को अभी हम लोग क्या I इंटू टी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये एक फार्मूला अभी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, दिस वी स्टडीड इन 10th क्लास। और V की जगह अभी हम लोग क्या IR लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला I स्क्वायर, V की जगह IR लिख दें, V की जगह IR इंटू I इंटू टी, तो ये I स्क्वायर RT आएगा। और I की जगह V अपॉन R लिख लें इस रिलेशन में, तो एनर्जी का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये तीन रिलेशन अभी हम लोग यूज करते हैं। एक ये वाला, these are the three relationships which we use। और इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी I square RT। This energy is released in the form of heat, Joule's law of heating कहलाता है। The heat released, or the energy liberated in the form of heat is directly proportional to the square of the current। और कैसा बोलते हैं? The heat energy liberated in a given resistance in a given time is directly proportional to the square of the current। given resistance given time मतलब R constant time constant, तो heat किसके proportional है? I square। अब इसको जब बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? heat liberated by given current in a given time is directly proportional to resistance। क्या चीज गिवन हो गई इसमें? गिवन करंट इन अ गिवन टाइम। करंट भी गिवन है, मतलब करंट की वैल्यू फिक्स है, टाइम भी फिक्स कर दिया, तो हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। फिर तीसरा,
हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसमें कैसा बोलेंगे? हीट लिबरेटेड in a given resistance by a given current will be proportional to the time for which the current is passed. अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक relationship between terminal potential difference and EMF. ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाले टॉपिक में दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो ही अभी हम डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। Suppose this is a cell. करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा। This internal resistance is part of the cell. Current through the circuit अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं। करंट कितना आ जाएगा? करंट थ्रू द सर्किट डायरेक्टली लिख सकते हैं। I will be equal to E upon capital R plus small r. The total resistance of the circuit is R plus small r. Suppose these are the two terminals. क्या लिखोगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका ए से स्टार्ट करके बी तक जाओ। क्या लिखेंगे बताओ? VA ट्रैवल का डायरेक्शन EMF के डायरेक्शन के ऑपोजिट माइनस E, ट्रैवल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट प्लस IR इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी? E माइनस IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको EMF में से कुछ माइनस करना पड़ रहा है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम द EMF टू गेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सी चीज बड़ी और छोटी है? Terminal potential difference is smaller than when current is drawn from the cell. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? कम होता है। किससे कम होता है? EMF से कम होता है। कब? जब उसमें से कुछ करंट, मतलब करंट वाला टर्म माइनस होगा। सपोज द सर्किट इज ओपन सर्किट, या सर्किट को ब्रेक कर दिया आपने। सपोज यहां पर सर्किट को ब्रेक कर दिया। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? करंट की वैल्यू 0। तो क्या आएगा? VA माइनस VB
किसके बराबर आ जाएगा? VA माइनस VB विल बी इक्वल टू E। मतलब क्या बोल सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF। यहां पर कम बोल रहे थे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF when no current is drawn from this cell। जब कोई भी करंट आप सेल से नहीं ले रहे हैं, मतलब I की वैल्यू अगर 0 है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? EMF। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम भी बोल दिया EMF से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर भी बोल दिया EMF को। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा भी होता है क्या? ज्यादा भी होता है। कब होता है? When it is being charged by a stronger battery। मतलब आपने कोई और बड़ा सेल इसमें लगा दिया और इस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलने की जगह अगर इसमें करंट एंटर कर रहा है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा है। अब इसमें ये चीज देख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of any cell will be greater, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, greater than EMF when current enters into its positive terminal। or it is being charged by stronger battery। ठीक है, ये अब हम प्रॉब्लम में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम्स टुमारो।